नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय के बाद ये लेक्चर आया है आपके पास। लास्ट टाइम तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, आइसोमेरिज्म चल रही थी अपनी, और आइसोमेरिज्म में अपन ने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट जो चैप्टर था स्टीरियो आइसोमर्स के जो दो टाइप अपन ने पढ़ रहे थे, उनमें से कन्फिगरेशन को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो है आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है समझना कोशिश करना, देखना बेटा। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अपन बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं संरूपणी समावयवता। क्या बोलते हैं इसको? संरूपणी समावयवता। अब देखना बेटा, इसका मतलब क्या होता है। अपन ये कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को, जब किसी भी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट एटम है वो आपस में रोटेट कर सकें। देखना भाई क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल which can be obtained due to free rotation। क्या बोला है इसने? which can be obtained due to free rotation of कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। किसके जरिए? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कार्बन होंगे, ठीक है, और एक से ज्यादा कार्बन होने की कैटेगरी में यहाँ इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी पॉसिबल होगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या बोला है यहाँ पर? विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके जरिए यहाँ पर अपने पास क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के जरिए इनमें क्या होगा? रोटेशन पॉसिबल होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए इथेन को ले लेते हैं अपन, ठीक है। इथेन क्या होता है अपने पास? CH3CH3। पहली बात इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये बीच में कार्बन और कार्बन, इसके अलावा एक H यानी 3 H हर एक कार्बन पर जुड़े हुए हैं, और हर एक कार्बन के लिए ये आपके पास इन कार्बन कार्बन के बीच में कौन प्रेजेंट है? एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना है वो किससे बना है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। यानी अपन ये कहेंगे कि इस कार्बन के sp3 संकरित कक्षक और इस कार्बन का एक sp3 संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। और अतिव्यापन करते हैं तो इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती है? ओवरलैपिंग जो इनकी होती है वो होती है आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, यानी अक्षीय अतिव्यापन, इसको बोलते हैं हिंदी में अपन अक्षीय अतिव्यापन। और अक्षीय अतिव्यापन से यहाँ पर क्या होता है? अक्षीय अतिव्यापन होता है, और अक्षीय अतिव्यापन से क्या होता है? यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या कह सकता हूं मैं सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं इसको, या सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। अब जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो उस कंडीशन में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो अपने पास एक तरीके से बेलन टाइप होता है, स्फेरिकल होता है। ये अपने पास में मान लीजिए इस तरीके का बॉन्ड होता है, और जब यहाँ पर ये होता है तो इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होता है? सीधा जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के रेस्पेक्टिव फ्री होता है, यानी एक कार्बन आराम से यहाँ पर क्या कर सकता है? रोटेशन कर सकता है। मान लीजिए एक कार्बन इधर की साइड है और ये कार्बन इधर दूसरा है, तो इन दोनों कार्बन को जब हम बॉन्ड के जरिए जोड़ते हैं तो एक कार्बन इजीली यहाँ पर क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है, और इसके रोटेशन से बहुत सारे यहाँ पर कन्फर्मेशनल्स या आइसोमर्स बनते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अब अपन एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आइसोमेरिज्म शो होती है। अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा अपन किस बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है अपन ने? कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन के कन्फर्मेशंस की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है? इथेन में की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, यहाँ आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड या कह सकता हूँ मैं इसको एक और नाम देते हैं सिंगल बॉन्ड है।
और इस सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के रेस्पेक्टिव फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। और फ्री रोटेशन की मैंने वजह आपको बता दी थी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ये ओवरलैपिंग के जरिए इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ इनके अपन दो अलग अलग कन्फर्मेशंस पढ़ते हैं, दो टाइप्स होते हैं इन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के। आपके पास दो तरीके होते हैं। एक जो तरीका होता है वो होता है आपके पास शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। हिंदी में भी बेटा इनको यही बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। हिंदी में भी इसको शोहर्स प्रदर्शन बोलते हैं इसको, और यहाँ पर आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। हर एक प्रोजेक्शन फॉर्मूले के दो अलग अलग फॉर्म होती हैं। इन दोनों की जब अपन बात करते हैं तो इन दोनों की दो अलग अलग फॉर्म है। एक तो है आपके पास स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म, और दूसरी जो फॉर्म होती है वो आपके पास इक्लिप्स फॉर्म। अब देखना बेटा एक एक को अपन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पास शोहर्स रिप्रेजेंटेशन की। अब देखना यहाँ पर अपने को पता है कि दो कार्बन है और दोनों के दोनों कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, और दोनों के दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन मान लीजिए आप, ये आपके पास एक कार्बन है, ये इधर की साइड में दूसरा कार्बन है। इस कार्बन के साथ आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, और एक हाइड्रोजन एटम इसके नीचे की तरफ। कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है जो अपने को दिख रहा है। ठीक है, इस अरेंजमेंट में जब अपन देखते हैं सेम टू सेम इस वाले कार्बन के पास भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है, एक इधर की साइड में, एक इधर की साइड में, और एक इधर की साइड में। ठीक है, यहाँ पर ये अरेंजमेंट है आपके पास। अब जब अपन दोनों कार्बन को देखते हैं, इन कार्बन को सिर्फ देखने के नजरिए के हिसाब से ही दो अलग अलग कन्फर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपके पास इधर की साइड से कैमरा है, मैं ऐसे इस मॉलिक्यूल के देख रहा हूँ थोड़ा सा तिरछा करके, कैसे देख रहा हूँ थोड़ा सा तिरछा करके। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है कि ये 3 हाइड्रोजन, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी की आपके पास है 2, क्या मिलेगा अपने पास इधर वाले के 3 हाइड्रोजन। यानी इनको रिप्रेजेंट करने का यदि अपन शोहर्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, किसको रिप्रेजेंट करने का, इस वाले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का शोहर्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो वो किस तरीके से होगा। देखना बेटा जब इनके शोहर्स रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो यहाँ पर हटा देता हूँ, बात करेंगे सबसे पहले शोहर्स रिप्रेजेंटेशन की। शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। शोहर्स रिप्रेजेंटेशन में ये मॉलिक्यूल था आपके पास कौन, इथेन, यानी CH3। इस मॉलिक्यूल के बारे में जब अपन देख रहे हैं तो अपने को पता है ये आपके पास कौन मिल गया, एक कार्बन, और ये इनको थोड़ा सा तिरछा देखा मैंने, और आगे आपके पास कौन सा है, दूसरा कार्बन। यानी एक कार्बन थोड़ा सा झुका हुआ है, एक कार्बन थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, और हर एक कार्बन के पास यहाँ पर क्या होता है, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन, और ये आपके पास दूसरे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन, यहाँ पास दूसरे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ और एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, सेम टू सेम, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक थोड़ा सा बाहर की तरफ, और एक फिर से अंदर की तरफ। ये 3 हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट हैं, और इन हर एक कार्बन के पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन आपके पास इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट सामने होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट सामने होते हैं। ये जो फॉर्म होती है ये आपके पास कौन सी होती है बेटा, क्लिप्स फॉर्म। यहाँ के पास कौन सी फॉर्म होती है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, यदि इसी का दूसरा रूप में देखूं वो कौन सा है आपके पास, स्टैगर्ड फॉर्म, तो वो किस तरीके से होगी, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। स्टैगर्ड को देखना बेटा, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। इस वाले कार्बन को मैं रोटेट करता हूं तो इसके बहुत सारे कन्फर्मेशंस बनते हैं, इसके काफी सारे कन्फर्मेशंस बनते हैं। उनमें से 2 ही मेन हैं आपके पास, जो है आपके पास एक तो एक्लिप्स है और एक आपके पास कौन है, स्टैगर्ड। यानी इस मॉलिक्यूल को यदि एग्जैक्टली मैं, ये हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन है, आप खुद ही बताओगे कितने एंगल से रोटेट किया होगा। ये हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसा मैनेजमेंट आपको देखने लगा, यानी इस मॉलिक्यूल को जस्ट 180 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया, यानी इस कार्बन को पकड़ा 180 के डिग्री एंगल से एक कार्बन को तो मैंने फिक्स किया और दूसरे कार्बन को 180 डिग्री के एंगल से इसको रोटेट कर दिया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, इन सामने वाले कार्बन, ये कार्बन है, एक कार्बन था यहाँ के पास, ये इस वाले कार्बन की कंडीशन में जब मैं देख रहा था पहले, तो इस वाले कार्बन की कंडीशन में कुछ ऐसा अरेंजमेंट था आपके पास, और इस अरेंजमेंट में मेरे को पता चल रहा है कि इस वाले कार्बन में जब पहले इक्लिप्स फॉर्म की बात करता हूं तो ये कार्बन, इस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन ये भी इसी के सामने होगा, जस्ट ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे, इसके हाइड्रोजन यहाँ पे सामने होगा, इसके हाइड्रोजन यहाँ पे सामने होगा। अब मैंने क्या किया है, इसको 180 डिग्री से एकदम रोटेट कर दिया, पहले वाला तो फिक्स कर लिया है, दूसरे वाले को रोटेट किया, पहले वाले को क्या किया हुआ है फिक्स और दूसरे वाले को क्या किया हुआ है रोटेट। तो पहले वाले में तो अभी भी ऐसे ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कैसे देखना, इस वाले मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट है, ये आपके पास कौन मिल गया, एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के सामने ये जस्ट आपके पास एक हाइड्रोजन है, इसके सामने आपकी सॉरी नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन था, बाकी आपके पास दो हाइड्रोजन एज इट इज ही थे, ठीक है। अब मैंने 180 डिग्री को एक को फिक्स किया है, क्या किया मैंने, एक को फिक्स कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिली, यानी ये वाला मॉलिक्यूल तो आपके सामने जैसा देखा हुआ है वैसा है, बाकी दूसरे वाले को जहाँ पर फिक्स किया हुआ था यानी रोटेट किया हुआ था वो आपके पास उल्टा दिख गया, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, इन दोनों के जस्ट बीच में, यानी ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड एंगल था वो 120 का था, यानी इस वाले बीच में जब अपन निकालते हैं तो 60 डिग्री के एंगल पर, यदि इस वाले को अपन कितने से बोले 120 डिग्री के एंगल से बोले तो इन दोनों के बीच में, यानी इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा, यानी ये मॉलिक्यूल इसके जस्ट बीचों बीच में होगा, हाइड्रोजन इनके जस्ट बीच में होगा। तो ये कंडीशन आपके पास कौन सी फॉर्म आई, स्टेगर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आई बेटा, स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस वाले के ये आपके पास कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंटेशन आ गया, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, और सोहर्स रिप्रेजेंटेशन के मैंने दो फॉर्म अलग अलग पढ़ी, वो कौन सी थी आपके पास, स्टेगर्ड और दूसरी थी आपके पास इक्लिप्स फॉर्म, क्लियर है, ठीक है। इस वाले रिप्रेजेंटेशन के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि एक 2D रिप्रेजेंटेशन है, कैसा है 2D रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशनल होता है आपके पास, ठीक है। जबकि अगला वाला आने वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मेरा मानना है कि आपकी समझ में आई होगी ये बात। अगले वाले की अपन बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ देखना क्या है, मॉलिक्यूल को पकड़ने का एंगल है, उसी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्मूले बने हुए हैं। सबसे पहले को मैं देखता हूं, ये है आपके पास दूसरा कौन सा है, बी वाले पे न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। जब न्यूमैन प्रोजेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन की मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपके पास क्या होता है, यहां मॉलिक्यूल को अपन ने देखने का तरीका बदला है थोड़ा सा। इस बार मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूल को तिरछा करके साइड से देख रहा था, मॉलिक्यूल को तिरछा करके साइड से देख रहा था। इस बार मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूल को ना तो तिरछा किया है, मैंने जस्ट सामने से आके देखा है, यानी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना बेटा, इस मॉलिक्यूल को जब मैं बिल्कुल जस्ट सामने से देखता हूं यहां से, तो ये वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन को हाइड करेगा, छुपा लेगा, दिखने नहीं देगा पीछे वाले कार्बन को, और जब पीछे वाले कार्बन को दिखने नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाले हाइड्रोजन आपको क्या दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, वो भी चीज देखते हैं अपन। पीछे वाले हाइड्रोजन कब दिखाई नहीं देंगे, जब आपके पास ये इक्लिप्स फॉर्म में होंगे, यानी इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट सामने यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट सामने यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और नीचे की तरफ जस्ट एक हाइड्रोजन होगा। तो उस कंडीशन में इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, टिप के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बाहर वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है उसको अपन ऐसे देखेंगे, कैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, सबसे पहले जो पीछे वाला हाइड्रोजन था वो दिख नहीं रहा था, अपन ने इसको सर्कल बना दिया, पीछे वाले कार्बन को, सॉरी पीछे वाले कार्बन को क्या बना दिया मैंने, सर्कल बना दिया। जो हाइड्रोजन मेरे को दिख रहा था यानी आपके फ्रंट में था, बैक वाले को नहीं, जब फ्रंट में था उसको अपन ने यहाँ पर दिखाया है एक पॉइंट से, और एक पॉइंट के बाद और यहाँ पर अपन ने 3 हाइड्रोजन इसके शो कर दिए। जब इन हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है तो उस कंडीशन में इस हाइड्रोजन को इस सर्कल से देखेंगे, ठीक है, इस हाइड्रोजन को यहाँ देखेंगे और इस वाले हाइड्रोजन को आप यहाँ से देखोगे, यानी ये हाइड्रोजन की कंडीशन क्या रही कि ये कंडीशन है, यहाँ पर
एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक नीचे की तरफ है। जो फ्रंट वाले हाइड्रोजन है वो आपके पास पॉइंट वाले कार्बन से शो हुए हैं, और जो बैक वाले हाइड्रोजन है वो आपके पास सर्कल वाले कार्बन से शो किए हुए हैं। ठीक है, दूसरा जस्ट इसका फॉर्म बनाते हैं तो दूसरा जो ये जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है बेटा? इक्लिप्स्ड फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म होती है वो स्टेगर्ड फॉर्म आती है। यानी अपन ने क्या किया हुआ है, इस बार पीछे वाले कार्बन को तो फिक्स कर दिया है अपन ने, और सॉरी फ्रंट वाले कार्बन को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, और बैक वाले कार्बन को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। यानी इस कंडीशन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, पहले वाला यहाँ पे था और एक नीचे था। इस बार अपन ने क्या किया है? पीछे वाले को रोटेट कर दिया है 180 डिग्री के एंगल से। तो यहाँ पर अपने पास कैसे है? पीछे वाला कार्बन जिसको अपन ने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। पीछे वाले हाइड्रोजन एज इट इज ही हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। पीछे वाले हाइड्रोजन, सॉरी जो फ्रंट वाले हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बैक वाले हाइड्रोजन को अपन ने क्या किया है? ये हाइड्रोजन इसके जस्ट सामने था, अब जस्ट अपोजिट आ गया, 180 के डिग्री के एंगल से रोटेट किया था अपन ने। बीच में भी इसकी कई सारे फॉर्म बनते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन माने जाते हैं, लेकिन जब अपन बात करते हैं इस केस में कि गॉचे फॉर्म जो आपके पास है उसको थोड़ा बहुत प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल आ गया? अभी 60 डिग्री का। तो मैं पहले भी कह रहा था कि स्टेगर्ड जो आपके पास फॉर्म होती है, स्टेगर्ड फॉर्म है आपके पास, स्टेगर्ड फॉर्म में दोनों के दोनों कार्बन के अलग अलग जो हाइड्रोजन है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल रहता है? 60 डिग्री का एंगल रहता है। यहाँ भी देखा जाएगा तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल होगा? 60 डिग्री का एंगल होगा। तो ये कंडीशन आपके पास को किसकी आ गई? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास किसकी आ गई? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आपकी समझ में आने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको आप समझ सको बहुत बढ़िया तरीके से। इसका मतलब ये है कि एथेन के केस में जब अपन बात करते हैं तो एथेन के केस में दो फॉर्म आती है आपके पास। एक तो यहाँ आपके पास कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मॉलिक्यूल को साइड से देखते हैं अपन। ये मॉलिक्यूल था, इसको अपन ने साइड से देखा है और तिरछा करके देखा है। यानी देखने वाला यहाँ पे है, तिरछा किया तो तिरछा करने पे एक कार्बन नीचे की तरफ देखा, एक कार्बन थोड़ा सा ऊपर और उसको ड्रॉ कर दिया। दूसरे वाले में ने क्या किया है? इसको जस्ट सामने से देखा है, यहाँ से देखा है, और यहाँ से देखने पर ये सर्कल और पॉइंट की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले को शो कर रहा है। सिर्फ देखने के अकॉर्डिंग ये बातें अपने आप में बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी अपन बात करेंगे इन फॉर्म की स्टेबिलिटी के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपन, स्टेबिलिटी, रिलेटिव stability of the conformational of ethane, conformation of ethane। इथेन के कंफर्मेशन की रिलेटिव स्टेबिलिटी की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर कंडीशन कैसी बनेगी, बहुत अच्छे से समझना, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझना। देखना, जब अपन बात करते हैं इनके कंफर्मेशंस के बारे में तो यहाँ अपने को पता चलता है कि यहाँ पर दो फॉर्मूले थे आपके पास। एक तो था आपके पास कौन सा? सोहर्स, और दूसरा था आपके पास न्यूमैन। बात एक ही है, दोनों में जो आपके पास एंगल होता है वो सेम रहता है, एंगल में कोई चेंजेस नहीं रहता। देखना बेटा, जब अपन बात करते हैं सोहर्स में भी आपके पास दो फॉर्म की अलग अलग, इक्लिप्स्ड फॉर्म और इसमें स्टेगर्ड, और यहां भी आपके पास दो फॉर्म थी, इक्लिप्स्ड और यहां के पास स्टेगर्ड। ठीक है, स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड। अब इस कंडीशन को अपन देखते हैं, यहां पर अपन देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखना भाई, इक्लिप्स्ड की बात करते हैं तो इस कंडीशन में आपके पास क्या बनता है? सॉरी, सोहर्स की जब अपन बात करते हैं तो इसका इक्लिप्स कैसा होता है ये देखना। यानी एक कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट सामने है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ वाले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस बनता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये जस्ट अपोजिट में है। ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया? स्टेगर्ड फॉर्म। इनके बीच में जब अपने को क्लियर पता चल रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के
ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके जस्ट सामने एक हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड होगा और बॉन्ड में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम टू सेम यहाँ पर बॉन्ड है और इनके बॉन्ड के बीच में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी यहाँ पर अपने पास क्या कौन कौन प्रेजेंट होंगे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सेम चार्ज होने की वजह से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो इन दोनों हाइड्रोजन में आपस में क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। जो फ्रंट वाले हाइड्रोजन एक दूसरे में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे और इस प्रतिकर्षण की वजह से इसमें थोड़ा सा खिंचाव आने लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शनल स्ट्रेन। यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के जरिए जो स्ट्रेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इस कंडीशन में जब रिपल्सन होगा तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास चाहे सोहर्स हो, चाहे कोई सा भी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो, उस कंडीशन में जो इक्लिप्स्ड है वो आपके पास कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। किसके कंपैरेटिव, किसके कंपैरेटिव, स्टेबिलिटी, किसके कंपैरेटिव बात करते हैं अपन, स्टैगर्ड के कंपैरेटिव। ठीक है, तो सेम टू सेम ये बात अपने पास यहाँ पर हो रही है। यहाँ इक्लिप्स की बात करते हैं, स्टैगर्ड की बात करते हैं, तो वो भी आपके पास कैसा होता है, देखना। जब इक्लिप्स की बात करते हैं तो इक्लिप्स को अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट किया था इथेन के केस में, ठीक है, और स्टैगर्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म थी। और स्टैगर्ड में आपके पास क्या होता है, इनमें रिपल्सन सबसे कम होता है। रिपल्सन क्या होता है, इनमें सबसे कम होता है। और जब रिपल्सन कम होगा तो ऑटोमेटिक इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट था, ये जो कंसेप्ट था, ये आपके पास किसका रह गया था, ये आपके पास था, आपके पास ये कंप्लीटली रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस के बारे में अपन ने बात कर ली है। और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस के बारे में बात करने के बाद आपकी सारी की सारी स्टोरी किसके बारे में खत्म हो जाएगी, आपके पास कन्फर्मेशन आइसोमर्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशंस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखिए।